नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे मौजूद हैं। भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत जो हैं वो कमजोर आ रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर लगातार डेवलपमेंट्स, अनाउंसमेंट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर असर डाल रहे हैं। और कल के रेंज बाउंड सेशन के बाद आज भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। पावर पैक्ड है आने वाले 2.5 घंटे आपके लिए, तो तैयार हो जाइए। पावर ट्रेड की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। 1 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का नया रेसिप्रोकल टैरिफ। साउथ कोरिया, जापान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस सहित 14 देशों पर लगाया 25% से 40% तक टैरिफ। ट्रंप के टैरिफ वॉर से टूटे अमेरिकी बाजार। डाउ 422 अंक लुढ़का, नैस्डैक भी 188 अंक फिसलकर बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक गिरकर 25,500 के नीचे, लेकिन जापान और चीन के बाजारों में हल्की खरीदारी। हांगकांग और कोरिया के बाजार भी करीब ½ % ऊपर। मजबूत मांग से कच्चा तेल 2% चढ़कर $69 के पास। कॉमिक्स पर गोल्ड $3343 और चांदी $37 के पास सपाट। वहीं घरेलू बाजार में सोना 96,600 रुपए और चांदी 1,07,000 रुपए के पास। 5 दिनों की बिकवाली के बाद एफआईआईज ने कल कैश में 321 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। वहीं 1 दिन की बिकवाली के बाद डीआईएस ने भी कैश में 1,853 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की बेहद डराने वाली रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025 में एफएनओ ट्रेडर्स के डूबे 1 लाख करोड़ रुपए। हर 100 में से 91 ट्रेडर्स की जेब हुई खाली। जून तिमाही में टाइटन का कंज्यूमर बिजनेस 20% बढ़ा। वहीं घरेलू बिक्री में 19% की ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस में 49% की जोरदार बढ़ोतरी। जून में एमएनएम का प्रोडक्शन 20% बढ़कर 83,435 यूनिट रहा। वहीं बिक्री 14% और एक्सपोर्ट 1% बढ़ा। ट्रंप के टैरिफ से Q1 में जेएलआर का रिटेल वॉल्यूम 15% घटकर 94,420 यूनिट रहा। वहीं होलसेल वॉल्यूम करीब 11% घटकर 87,300 यूनिट पहुंचा। जून तिमाही में लोढ़ा डेवलपर्स की प्री सेल्स 10% बढ़कर 4,450 करोड़ रुपए पहुंची। कलेक्शंस में भी 7% की बढ़त। कंपनी ने 22,700 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट किए शुरू। Q1 में कोटक बैंक के कुल डिपॉजिट 14.5% बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार। नेट एडवांसेस भी 14% बढ़े। सालाना आधार पर कासा 8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को 740 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए मिला एलओए। कोलकाता पोर्ट पर कंटेनर बर्थ बनाएगी कंपनी। तेल गैस सेक्टर में विदेशी निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत। लीज या कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर मुआवजा दे सकती है सरकार। ईटी नाउ एक्सक्लूसिव। जी बिल्कुल, यूएस ट्रेड टैरिफ पे जो है पूरी बाजार की नज़र है। ट्रंप, ट्रेड और टैरिफ, ये 3 पे जो है ऑफकोर्स हर देशों में जो है आप कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स आने लगे हैं। लगभग 25 से लेकर 40% तक का जो है टैरिफ आ रहा है। अभिषेक, ज़्यादा होमवर्क नहीं किया है लग रहा है यूएस ने। जो चीज़ था 2 अप्रैल को उसी को उन्होंने चिपका दिया अभी। और शरद देखिए, ये तो था कि नहीं, ट्रंप थोड़े अड़ियल हैं, ज्यादा झुकते नहीं हैं और अपनी शर्तों पे ही डील करेंगे। जी बिल्कुल, टफ नेगोशिएटर हैं। हाँ, पक्के वाले बिजनेसमैन हैं। पॉलिटिशियन तो बाद में है ना, वो तो पहले बिजनेस की सोचते हैं। तो वो अच्छा, इन्होंने एक कैविट और जोड़ दिया है कि जो ये टैरिफ लेटर जारी किए गए हैं, बोला कि अब आगे हमारे रिश्ते कैसे रहते हैं देशों के साथ, इसमें एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है। माने फिर से नेगोशिएशन का जगह फिर से हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आगे चल के हो सकता है कि अभी फिलहाल आनंद फानन में, अब चूंकि उनको करना था, टैरिफ लेटर जारी करने थे तो टैरिफ लेटर जारी कर दिए।
क्योंकि तीन देश तो ऐसे हैं जिन पर कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। वही का वही। आप देखिए, जो थाईलैंड पर 36% का टैरिफ था वो 36% ही है, साउथ अफ्रीका 30% वो 30% ही है, साउथ कोरिया 25% वो 25% ही है, जापान पर तो बढ़ भी गया 1% का। बाप रे। और जापान के पीएम का भी थोड़ी देर पहले भी बयान आया है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ मुद्दों पर राय नहीं बनी है, एकमत नहीं है और जल्द से जल्द व्यापार समझौते की कोशिश होगी। तो कंफ्यूजन की स्थिति ना बरकरार है। अभी इसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना कि ट्रंप ने ये फाइनल कर दिया है, नहीं, ये एक तरह से इंटरिम डील की है तमाम देशों के साथ। क्योंकि देखिए 3 महीने में आप कितने देशों से बातचीत कर लेंगे? बिल्कुल। आपको तमाम मुद्दों पर पता चला कि नहीं 50-50 कम्युनिटीज पर बातचीत करनी है, एक अलग अलग करके। ट्रंप के तो आप थाली कैसे में करेंगे? अभिषेक, ट्रंप के थाली में सिर्फ ट्रेड डील ही नहीं है, इलन मस्क भी है जो उनके स्टॉक में गिरावट आ गया था 7% का, एक नया पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं और आई थिंक बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन में ट्रंप को बीच में आना ही है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लैरिटी करेंगे ट्रंप, अभी करेंगे क्या? नहीं, फिलहाल के लिए तो आप देखिए, इसीलिए आप देखेंगे कि डाउ जोन्स तो गिरा, एशियन मार्केट्स में कोई खास घबराहट नहीं है। संकेत आए। निकेई करीब आपको 30 अंक ऊपर दिखेगा, कोरिया के बाजार करीब वो भी ऊपर है, हांगकांग में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ही बढ़त, लेकिन बढ़त है करीब 80-85 पॉइंट के आसपास की। तो इसको लेकर कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि बाजार ने कहीं ना कहीं इस चीज को डिस्काउंट कर लिया था। धीरे धीरे करके डिस्काउंटिंग मशीन है बाजार को, और ट्रंप के बिहेवियर का, उनके चीजों का अंदाजा लगा के अब देखते हैं भारत को लेकर क्या आता है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही टैरिफ डील करने की कोशिश करेंगे भारत के साथ भी। अब पता नहीं क्या डील होगी। अगर 26% ही टैरिफ अगर आया तो मान लीजिए थोड़ा झटका तो लगेगा, लेकिन जैसे मैं कल भी कह रहा था कि झटका कोई ऐसे सीवियर अब नहीं रहने वाला है। बाजार थोड़ा मैच्योर होकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर चुका है। एक होता है कि टाइम वाइज डिस्काउंटिंग, एक होता है प्राइस वाइज। तो टाइम भी हमने 3 महीने का तो ले लिया ना। हाँ। और हम लेवल वही देख रहे हैं अभी भी। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई ज्यादा डरने वाली बात लग नहीं रही है। 25 से लेकर 40% के टैरिफ उन्होंने अनाउंस किए हैं। लाओस को, म्यांमार को, कंबोडिया को, मतलब उन पर पहले 44%, 48%, 49% टैरिफ थे, वो थोड़े से कम किए गए हैं। अदरवाइज जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिनको लेकर हम थोड़ी से ना अपनी तुलना करेंगे कि अच्छा ठीक है, जापान पर क्या हुआ, कोरिया पर क्या हुआ, उनको कोई खास राहत नहीं मिली है। देखते हैं भारत को लेकर क्या होता है। वो तो मुझे लगता है ट्रंप ने जब से कमान संभाली है, सभी देशों ने ये मानकर अब चल रहे हैं कि किसी भी तरह के शॉकर्स आ सकते हैं, और ट्रंप जो है उनका तो ये मिजाज ही है। लेकिन चलिए, इससे एक इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, और देखेंगे कि भारत के साथ, क्योंकि आशावादी थे और भारत और यूएस के बीच में इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि जब यूएस की कंपनियों को अगर भारत अपॉर्चुनिटी देगा तो फिर कुछ ढील हो सकती है। लेकिन साथ साथ एक बात ये भी है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस के जो व्हाइट हाउस है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और जानकार भी ट्रंप के कुछ फैसलों को बिल्कुल नकारते हैं। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। लेकिन चलिए, ट्रंप तो ट्रंप है, उनके हाँ, मतलब उनकी देखिए अपनी पार्टी में तो मतलब विरोध काफी हो रहा था। ट्रंप के टैक्स बिल का भी विरोध हो रहा है। टैरिफ वाले मुद्दे पर भी कई लोग उनके सहयोगी थे, उनका विरोध कर रहे थे। हालांकि देखिए, उनके प्रवक्ता हैं व्हाइट हाउस की कैरोलिन लेविट, उनका स्टेटमेंट आया है कि जल्द ही बाकी देशों को भी टैरिफ लेटर जारी किए जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, मतलब थोड़ी सी फिर से अनिश्चितता का माहौल तो है। 6 दिन की हम रेंज बाउंड ट्रेड बाजार में देख रहे हैं। लेकिन एक बार फटाफट मानसी ये बता दीजिए कि बाकी अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में क्या हुआ है। वो भी बात करेंगे अभिषेक। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, यूएस के मार्केट में और डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रंप टैरिफ और टेंट्रम्स है, लेकिन सेबी की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ईटी नाउ स्वदेश सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेगा कि लगातार आपको आगाह करता है। ऐसा नहीं है कि एफएनओ ट्रेडिंग और एफएनओ की रणनीति हम नहीं बताते, लेकिन उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से आपको लगातार बताते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो रिस्की हो सकती है, और इसी के चलते आपको सतर्क रहना है। अगर ध्यान से एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो लगातार ऐसे कई सारे वाक्य, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स और केसेस हैं जहां पर लोगों ने अपने हाथ भी जलाए हैं, और इसी का एक बड़ा प्रमाण है एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की ये रिपोर्ट। अभिषेक, काफी डराने वाली है, काफी डराने वाली मानसी। कि वित्त वर्ष 2025 में एफएनओ ट्रेडर्स के करीब 1 लाख करोड़, हर 100 में से करीब 91 ट्रेडर्स जो हैं उनके पैसे डूबे। 91 ट्रेडर्स के पैसे डूबे हैं। और देखिए, हमें तो फटाफट चल के जो डिस्क्लोजर प्लेट हम चलाते हैं ना ऑप्शन के ट्रेड के बाद, वो चेंज करना पड़ेगा। उसमें तो 50,000 की रकम है, लेकिन 1,05,000 रुपए का औसत घाटा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बड़ी डराने वाली ये चीज है। और जो ईयर ऑन ईयर जो राइज है प्रति व्यक्ति के औसत घाटे में, वो है 27% की शरद। ये चिंताजनक चीज है। आप देखिए सीबी ने क्या क्या किया। पहले तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया, एफएनओ को लेकर डिस्करेज करने का काम किया, वीकली एक्सपायरी को लिमिट कर दिया,
अपने रिस्क मैनेजमेंट को एनहेंस करने की कोशिश की, सर्विलांस को बढ़ाया, एक्सचेंज लेवल पर और सेबी लेवल पर अभी कल ही स्टेटमेंट आया है कि इसको बढ़ाएंगे। लेकिन अभिषेक, तमाम इसका कोशिशें भी हो रही हाथ होगा हैं। ना, जेन स्ट्रीट वाला मामला निकल के आ गया, उनका जो बड़ा हाथ होने वाला, उसके कारण भी तो रिटेल पे पुनः प्रेशर आया है। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है शरद पिछले 3-4 साल से ना, मतलब हुआ क्या है कि अल्गो ट्रेड देखिए बढ़ गया है। और जो HFT आप जिसको अगर बोलते मैनुअल हैं। ट्रेड कर रहे हैं और कोई मशीन से ट्रेड कर रहा है, फर्क ये है तो आप कैसे compete करेंगे? तो वीकर हैंड से जो स्मार्ट जो लोग हैं उनकी तरफ पैसा मूव कर रहा है, वो लेके जा रहे हैं आपके पैसे। जो बड़े चेन्नई है, जो बड़े हेज फंड्स हैं, जेन स्ट्रीट का मामला सबके सामने है कि उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए बनाए, 4,500 करोड़ रुपए के एथिकल गेन्स को बोला गया है कि नहीं आप एस्क्रो अकाउंट में डालिए। तो ये चिंताएं हैं और ये लोगों के लिए ना थोड़ा सा सतर्क होने का समय है। बिल्कुल। सेबी साफ साफ कह रहा है कि हम डिस्करेज कर रहे हैं एफएनओ ट्रेड करने को लेकर। उस पर बैन तो नहीं कर नहीं सकते क्योंकि प्राइस डिस्कवरी का एक मैकेनिज्म है ये, लेकिन डिस्करेज कर रहे हैं। तो आपको करना भी है तो बहुत ही सोच के समझ के किसी से स्मार्ट एडवाइस लीजिए, कोई वित्तीय सलाहकार उससे पूछिए। अगर आपको नहीं अंदाजा है तो आप ना सट्टा वाली मेंटेलिटी से बाजार में मत आइए, तो सीबी का यही कहना है। और हमारे ऑप्शंस के चैंपियन का जो सेगमेंट है उसको देखते रहिए, वहां पे जो है कमाई के अच्छे मौके बनने वाले हैं। ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन चलिए बाजार के अहम संकेत पे भी नजर डाल देते हैं। 4 अहम संकेत हैं एंड ऑफ कोर्स ट्रेड टैरिफ डील पे जो बात करी थी उस पे ही हमारी फोकस रहेगी। 14 देशों को जो है टैरिफ लेटर जाने वाला है। डाउ जोन्स देखिए लेकिन 422 अंक लुढ़का है और इसमें इम्पैक्ट जो है आपको ग्लोबल क्यूज में देखे तो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड देखने मिल रहे हैं। हालांकि एशियाई बाजार की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले ओपनिंग आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,500 के नीचे है और क्रूड देखे तो $70 के पास आ गया है। थोड़ी सी रेड सी में एस्केलेशंस हो रहे हैं तो उसके कारण जो है क्रूड में वॉल्यूम और बढ़ गई है। लेकिन हाँ $70 प्रति बैरल का जो है ये आंकड़ा के पास वो आ चुके हैं। और अब बात करें डोमेस्टिकली तो Q1 अपडेट्स पे भी जो है फोकस रहने वाला है। रियलिटी स्पेस की बात करें तो लोढ़ा और शोभा Q1 बिजनेस अपडेट्स मजबूत आए हैं। रियलाइजेशन शोभा का थोड़ा गिरा है, लेकिन उसके अलावा प्री सेल्स की बात करें तो दोनों ही कंपनीज ने अच्छी परफॉर्मेंस की, अनुमान से बेहतर है। दिग्गज कंपनीज निफ्टी के टाइटन और कोटक बैंक पे भी नजर रहेगी, लेकिन दोनों ने जो है मिले जुले बिजनेस अपडेट दिए है। टाइटन में खास करके सिर्फ 18% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पेयर से कंपेयर करें तो उनका जो है परफॉर्मेंस खराब है। कोटक बैंक की भी बात करें, एडवांसेस या डिपॉजिट्स अभी भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। तो बिग जो स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स, यहाँ पे देख रहे हैं मिले जुले संकेत आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लेवर अभी बना हुआ है। लेकिन चलिए डोमेस्टिक क्यूज की तो हम बात और भी करेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कैसे प्लेस्ड है हम अभी। मानसी जरा बताएं। ऑफ कोर्स यूएस में डेवलपमेंट्स आ रहा है, कुछ थोड़े बहुत ऑयल स्पेस में भी डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट में आ रहा है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? मिला जुला है स्टांस और ऑन दी फेस ऑफ इट गिफ्ट निफ्टी जो है करीब 40 अंकों की बिकवाली के साथ इस वक्त शुरू करते हुए, लेकिन जो ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट्स और 14 देशों पर जो टैरिफ लेटर्स जारी किए गए हैं उसका असर तो यूएस के मार्केट्स में कल दिखाई है और उसी के चलते हमने देखा इनफैक्ट सेंटिमेंट जो है काफी हद तक वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और यूएस के मार्केट्स की ही अगर बात करें, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरावट करीब 400-450 अंकों की डाउ में देखने को मिली। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे S&P, टेक्नोलॉजी, हैवी काउंटर, नैस्डैक में भी बिकवाली का दबाव ही जारी रहा। इलॉन मस्क के टेस्ला को ही ले लीजिए, वहां से भी हमने देखा करीब 7% की गिरावट और टेस्ला में तो काफी हद तक उठापटक का दौर जारी ही है इन दिनों। और इसके अलावा एशियाई बाजार के अपडेट्स की अगर बात करें, एशियाई बाजार मिले जुले हैं। यूएस के मार्केट्स में गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एशियाई बाजार की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी में तो हम देख रहे हैं 50 अंकों के आसपास की गिरावट। जापान के और चीन के बाजारों में हल्की सी खरीदारी अब जरूर पाएंगे और हांगकांग और कोरिया के बाजार जो है वहां पर भी करीब 0.5% के गेन्स तो नजर आ रहे हैं। लेकिन अन्य संकेतों की अगर बात करें, एनर्जी पैक, बॉन्ड यील्ड की चाल और साथ ही करेंसी के लेवल्स और कच्चे तेल में तेजी है। ब्रेंट क्रूड जो है करीब $70 टू बी प्रिसाइज $69 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और एनर्जी पैक में काफी हद तक आप देखेंगे कि वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिले हैं और बुलियन मार्केट की भी चाल कुछ ऐसी ही नजर आएगी। विदेशी बाजार में साथ ही घरेलू बाजार में सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर जो निवेशक हैं, क्योंकि विदेशी बाजार में इतनी उठापटक है, इक्विटी मार्केट्स में भारतीय बाजार में भी इतने उतार चढ़ाव है, तो सीधे तौर पर प्रेशियस मेटल्स हैं जहां पर एक्शन और मोमेंटम देखने को मिलेगा और इस पर हमारी नजर भी है। तो सोने में सीमित दायरे में कामकाज जरूर है। दाम विदेशी बाजार में हरे निशान के साथ ट्रेंड करते हुए घरेलू बाजार में भी आज जब कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होगी, एक तो करेंसी और साथ ही बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल और क्या चांदी जो है वो अब भी आउट परफॉर्म करती है सोने को या नहीं, और कितना ज्यादा निवेशक बुलियन मार्केट और प्रेशियस मेटल्स की तरफ बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज,
वो देखना होगा। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें 4.3% और डॉलर इंडेक्स 97 के लेवल्स के आसपास देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो होते हुए टैरिफ को लेकर जो हो रहे हैं उस पर एक बाजार के जाने माने दिग्गज का नजरिया, सो दैट समझ आए कि इस वक्त ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, कंटिंजेंट सिनेरियोज हैं, उस पर हमें स्ट्रैटेजी क्या बना रही है। हमारे साथ एनसेड कैपिटल से अनुराग सिंह इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इस वक्त अपना समय हमें देने के लिए। और सबसे पहले तो इस वक्त अगर आप देखें 2 अप्रैल से जो सिलसिला चला था रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसके अनाउंसमेंट्स अब आना शुरू हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, उन्होंने इस बीच काफ़ी सारी बातें कहीं, अक्रॉस द ग्लोब देशों से बातचीत, अक्रॉस द ग्लोब रिप्रेजेंटेटिव्स भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस वक्त तस्वीर कुछ वैसी ही नजर आ रही है। 2 अप्रैल से 7 जुलाई तक खास कुछ बदला नहीं और 14 देशों पर तो लेटर्स भी जारी कर दिए गए हैं। आपका फर्स्ट टेक। मानसी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मानसी, देखिए चिट्ठियां तो चली, अब शुरू हो गई हैं जानी। देखिए कुछ जायज भी था क्योंकि अब उन्होंने 9th का टाइम दिया था। 3 महीने का टाइम था सबके पास। 3 महीने में जो डील कर पाया वो कर पाया, लेकिन अगर इस पर भी अगर कंट्रीज थोड़ा अड़े हुए हैं तो थोड़ा रिजिड नजरिया उनको भी दिखाना पड़ेगा। तो आई थिंक व्हाट वी सॉ इज कि वियतनाम की डील हो गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना की ब्रॉडली एक एग्रीमेंट हो गया है, सो विच इज़ अ फेयर डील। एंड यूरोपियन यूनियन से भी नियर अबाउट एक डील होगी, यूनाइटेड किंगडम से तो हो ही गई है। होपफुली ही सेड जस्ट वाइल बैक दैट पॉसिबली इंडिया से भी ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज टू अ डील। बाकी देशों से चिट्ठियां चली जाएंगी, बट अगर आप देखें लेटर्स को तो दे आर अराउंड 20-25%, विच इज जो कि बहुत उससे अलग नहीं है, क्योंकि देखिए चाइना के टैरिफ्स 20% हैं ही, और ताइवान के भी चाइना के तो टैरिफ ज्यादा है, ताइवान के 20% हैं। बट अगर ट्रांसशिपमेंट होता है, विच इज चाइना का प्रोडक्ट अगर ट्रांसशिप होता है थ्रू ताइवान, उस पर ज्यादा टैरिफ है। तो तकरीबन वही टैरिफ उन्होंने अदर कंट्रीज पे लगाए हैं। जापान साउथ कोरिया की प्रॉब्लम अलग है, तो उन्होंने 25% उस पर लगाया है। उनका एक ऑटो कंपनीज के साथ में यूएस कंपनीज का कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो थोड़ा ट्रंप उसको लेकर के टची हैं। असाइड ऑफ दैट आई थिंक कंट्रीज शुड अज्यूम के 10% तो अगर बहुत अच्छी कहीं डील मिली तो 10%, नहीं तो 20% से 25% लगा के चलिए कि उतना टैरिफ तो आने वाला है गुड्स पर। बहुत यू नो, आई डोंट वांट टू गो बाय रूमर्स के इंडिया ट्रेड टॉक्स में क्या हो रहा है, नोबडी कैन से। सो आई थिंक लेट अस जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, कुछ ना कुछ इसमें हमें मिल जाएगा। बट इतना आई थिंक इतना अंदाजा सही होगा कि 20% के आसपास टैरिफ तो शायद आएगा इंडिया के ऊपर। प्लस मे बी इंडिया विल हैव टू ओपन एंट्री टू यूएस ऑन सर्टेन एरियाज, ऐसा लगता है मानसी। अनुराग जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। मतलब एग्री प्रोडक्ट्स के मामले पर और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले पर हम सुन रहे हैं कि नहीं बातचीत थोड़ी सी फंस रही है, उस पर सहमति बनाने की कोशिश है। आप जरा ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डील तमाम देशों के साथ हुई है या फिर टैरिफ लेटर जो जारी किए गए हैं, मे भी आगे इसमें कोई बदलाव भी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम आगे इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको फाइनल माना जाए या फिर अभी भी चीजें बदलती रहेंगी और ऐसे थोड़ा लंबा खींचेगा मामला ये? नहीं, ट्रंप साहब के साथ देखिए फाइनल तो कुछ नहीं है, तो वो जो करते हैं वो फाइनल है, राइट। तो ये तो मान के चलना होगा। उनका गोल अल्टीमेटली अभिषेक यहाँ है कि जो डेफिसिट है, अब जैसे इंडिया और यूएस ही ले लीजिए, तो 85 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 45 बिलियन करीब यूएस एक्सपोर्ट करता है, तो वो 40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो उस पर सो बेसिकली with each of these countries he's saying that ये डेफिसिट को कम कीजिए, बिकॉज डेफिसिट है बिकॉज आपने कुछ टैरिफ्स लगा रखे हैं। और अब इंडिया जैसे कंट्रीज में अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ऑटोमोबाइल्स बेच देंगे। दैट इज व्हाई ही इज पुशिंग मोर ऑन जीएम सीड्स एंड अदर कंपनीज। बट आई थिंक असाइड ऑफ दैट और भी लेवरेजेस हैं। अगर आप ध्यान दें तो इंडिया में अमेजॉन एंड वॉलमार्ट बिग वे में रिटेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहां पर छोटे मोटे इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कंपनीज तो मल्टी ब्रांड रिटेल कर लेती हैं, लेकिन वॉलमार्ट एंड अमेजॉन नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में काफी हद तक हो रही है, तो वो भी एक लेवरेज है। तो लेवरेज दोनों तरफ पे है।
तो थोड़ा गिव अवे इंडिया को करना पड़ेगा, विच आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो उसके आगे कुछ कहना मुश्किल है, बट अल्टीमेटली फॉर द नेक्स्ट 4 years, अभिषेक, मुझे लगता है कि इट विल वर्क ऑन मोर ट्रांजैक्शनल बेसिस के, देखिए गिव एंड टेक करिए। 4 साल के बाद क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी अगले 4 साल तो देखिए ऐसे ही चलेगा। ट्रांजैक्शन पहले रहेगा, रिलेशनशिप बाद में रहेगा। धन्यवाद अनुराग जी, आपने समय निकाला और पूरी तरह जो है ग्लोबली किस तरह प्लेस्ड है यूएस और इंडिया दोनों पे आपने टिप्पणी की। लेकिन अभिषेक, एफआईज जो है छोटा रेंज पे है, 4 दिन के सेलिंग के बाद थोड़ा सा बाइंग आया है, थोड़ा सा हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं कि बहुत खुशी है, छोटा अमाउंट है। किस तरह देख रहे हैं मार्केट स्ट्रेटेजी? अभी एफआईज में तो थोड़ा सा वापसी आया है। तो शरद, निराशा भी छोटी ही थी, मतलब बहुत ही छोटे क्वांटम में बेच रहे थे। एफआईज भी बिल्कुल वो भी ट्रम्प को ही देख रहे हैं। जैसे छुट्टी पे चले गए हो, वेकेशन ले लियो, पिछले 7-8 दिन से कुछ हो ही छुट्टी नहीं तो रहा हमारे था। यहाँ चल रही थी, उनकी छुट्टियां अलग होती है। उनकी छुट्टियां शायद क्रिसमस के आसपास होती हैं, फिर वो 7 15 दिन 20 दिन 2-3 महीने भर की हफ्ते। छुट्टी मनाते हो। हमारे जैसे नहीं है कि 2 दिन की छुट्टी में गोवा घूम के आप आ गए, ऐसा नहीं करते वो लंबी छुट्टियां मनाते हैं और तसल्ली से काम करते दिसंबर हैं। में जाते हैं, जनवरी मिड में आ जाते हैं। हाँ, वो उनकी छुट्टियां चलती हैं लंबी वाली। लेकिन ये कि हाँ, 300 करोड़ रुपए की बाइंग 5 दिन की, कम से कम उसमें ब्रेक तो लगी। हाँ, एक ब्रेक। मतलब वो बढ़ी नहीं, ये राहत यही है। और अगर आप नेट अगर देखिए जुलाई के महीने में, तो अब तक जो बिकवाली हुई है 5,450 करोड़ रुपए के आसपास की हुई है। तो ये तस्वीर है। अगर हम लॉन्ग होल्डिंग की बात करें, ज्यादा चेंजेस वहां पर भी नहीं है। एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है 28.25%। हालांकि हमने 38% के भी लेवल देखे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा निराश आप हो जाइए। लेकिन पॉजिटिव इसमें ये खोजिए कि नहीं, यहाँ से गुंजाइश अभी और है, एफआईज के लिए रूम काफी है बाइंग करने को लेकर। करीब 71% के आसपास शॉर्ट हैं। डीआईआईज की बात करें, डीआईआईज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं भारतीय बाजार को, और उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है करीब 63%। कल का जो स्तर है उसमें कोई खास बदलाव आ नहीं है। और कल आप देखिए डीआईआईज ने करीब 1850 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। तो एफआईज भी वेट एंड वॉच के मूड में है, और हम चर्चा कर भी रहे हैं एक्सपर्ट से कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। कहा यही जा रहा है कि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंतित हैं, बट अब तो एक रेंज में बाजार रहा है। रिकॉर्ड हाई बने हुए भी करीब साल भर का समय हो जाएगा, 2-3 महीने में। सितंबर में हमने देखा था 26,277 के स्तर, वहां से 2-2.5% के आसपास की दूरी है। तो देखते हैं कि एफआईज का मूड कब बदलता है और भारत अमेरिका की ट्रेड डील के बाद उनका स्टांस क्या होता है। अगर चाइना के मुकाबले भारत पर टैरिफ थोड़े स्टीप हुए, या फिर ऐसा लगा कि चाइना का एडवांटेज है, तो थोड़ा सा स्टांस शायद एफआईज का बदलेगा। लेकिन अभी कोई खास क्यूज है नहीं। कल मतलब 300 करोड़ रुपए की बाइंग बहुत ही छोटा क्वांटम है। अगर आप देखेंगे, हालांकि नेट शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, 69,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं अभी भी नेट एफआईज। तो उम्मीदें हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। ज्यादा कुछ यहाँ पर शरद रीड करने को लेकर नहीं है। जो एफआईज सेल करते हैं, डीआईज उसको ऑफसेट करते हैं, ये बाजार में ट्रेंड चल रहा है। तो वहां से भी हम देख रहे हैं कि वेट एंड वॉच वाला ही माहौल है। अब पूरी की पूरी तरह से जो नजर होगी वो अर्निंग्स पर ही होगी। एफआईज भी वही देखेंगे, अर्निंग जहां पर तगड़ी आएगी। उनके जो फेवरेट जो 2-3 सेगमेंट्स हैं वो तो साफ साफ हैं, वो आईटी हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल है, और कुछ ऑयल एंड गैस और मेटल है। ये 3-4 सेगमेंट उनके फेवरेट हैं। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं आगे। तो अभी थोड़ा सा ना हफ्ते 10 दिन का ना ट्रेंड आने के लिए वेट करना पड़ेगा एफआईज की तरफ से। तो चलिए, ट्रेंड तो क्लियर हो उसका इंतजार है, और अर्निंग्स का भी इंतजार है जो कि आना शुरू हो जाएंगे टीसीएस के लार्जर आईटी प्लेयर के नतीजों के साथ 10 जुलाई को। लेकिन चलिए, हमने विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रखे, 4 बड़े ट्रिगर्स आपको बताएं। सेबी के लेटर पर भी बातचीत हो गई, और इसके साथ साथ एक ग्लोबल वॉइस भी इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट में डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर एनालिसिस करते हुए ये सारी चीजें, और साथ साथ एफआईएस छोटा क्वांटम, लेकिन वहां पर भी जिस तरह के एनालिसिस आ रही है एफआईएस घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक की तरफ से। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की स्ट्रैटेजी की तरफ। निफ्टी और बैंक निफ्टी, कल के सत्र में हमने देखा हफ्ते की शुरुआत थी और बड़ी ही टाइट रेंज में कामकाज करता हुआ मार्केट सेटल जब हुए, क्लोज जब हुए, 25,461 के आसपास क्लोजिंग हमने दिखाई। लेकिन अगर चार्ट वाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एक टाइट रेंज थी, उतार चढ़ाव भी देखने को मिले थे, और मार्केट का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल होता हुआ नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है, काफी सारे ग्लोबल कंटिजेंसीज, अनसर्टेनिटीज हैं, भारतीय
बाजार के अपने सारे संकेत हैं और नतीजों से ठीक पहले ट्रिगर का इंतजार भी है। 56,949 के लेवल्स पर करीब 90 अंकों की बिकवाली पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई 25,461 के लेवल्स पर निफ्टी की तरफ से। अभिषेक, वैसे देखा जाए तो कामकाज बड़ा ही फ्लैट था और आज के सत्र में भी शुरुआती तेजी तो नजर नहीं आएगी। बाजार अपने आप को संभाल पाते या नहीं ड्यूरिंग द सेशन, इस पर नजर रखनी होगी। मानसी, अगर गिफ्ट निफ्टी की अगर हम मतलब इसको मान ले कि हाँ ठीक है इसी तरह पर खुलेंगे तब तो कोई ज्यादा चिंता की बात है नहीं। ऐसा लग रहा है कि आज भी वेट इन वॉच वाला ही माहौल चलेगा। और आप सही कह रही हैं, कल बहुत ही नैरो रेंज रहा। निफ्टी की जो रेंज रही कितनी, 80 अंकों की रेंज, 25,000 के बेस पर 80 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं। कुछ नहीं। और बंद कहाँ पे हुआ, बिल्कुल सपाट, न एक अंक ऊपर न एक अंक नीचे, ये स्थिति रही बाजार की। तो अच्छा, टैरिफ को लेकर हो क्या रहा है ना कि जो ट्रंप ने ये कह दिया कि इसमें एडजस्टमेंट हो सकते हैं, तो इस तरह से इंटरिम डील हुई तमाम देशों के साथ। और अनुराग भी कह रहे हैं कि ट्रंप की चीजों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं। तो बाजार भी धीरे धीरे ना ऐसा नहीं कि अब उसी पर फंसा रहेगा, वो सब डिस्काउंट करता है। ठीक है, हम 18% एक्सपोर्ट करते हैं अपना टोटल एक्सपोर्ट का अमेरिका को, लेकिन 2-3 चीजों पर हो सकता है सहमति हो। देखते हैं कि किस तरह की चाल होती है। बाकी तुमने रिकवरी लोअर लेवल से देख ही ली है। कल एफआईज की जो 321 करोड़ रुपए की जो बाइंग आई भी है ना, आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने करीब 190 करोड़ का बेच दिया, तो वो भी मामला वहां पर भी बिल्कुल शांत ही था, न्यूट्रल ही हो गया था एक तरह से। अब आते हैं निफ्टी के लेवल पर। कल हमने जो सपोर्ट रेंज बताई थी वो बताई थी 24,400 से 24,300। आज के लिए भी उसमें कोई बदलाव नहीं है, सपोर्ट के तौर पर वही काम करेगा। 24,400 से 24,300 ये सपोर्ट की रेंज होगी। इसके अगर नीचे जाता है तो फिर मान के चलिए कि 25,400, माफ कीजिएगा, 25,400 लेकर 25,300 ये सपोर्ट की रेंज है, इसको सही कर लेंगे। और जो रेजिस्टेंस की रेंज होगी वो होगी 25,500 से लेकर 25,600। ये कल भी हमने रेजिस्टेंस की रेंज बताई थी। बाजार देखिए बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है, जहां पर अच्छी खबरें आ रही है वहां पर तेजी दिखेगी। जो अच्छे शेयर हैं या फिर जो मजबूत सेक्टर है वहां पर अगर गिरावट आती है तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसमें कोई स्टांस में कोई चेंजेस नहीं है। 25,000 बहुत ही मजबूत वाला सपोर्ट है। कोई झटका अगर अमेरिका में आता भी है तो उसके टूटने की आशंका बाजार के लिए थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बाजार में आपके काम आएगी। और आज भी ऐसा लग रहा है कि बाजार में दोनों तरफ के मूव मिलेंगे। इंडेक्स देखते हैं आज रेंज से निकलता है नहीं निकलता है, लेकिन कोई खास क्यूज मिल नहीं रहे हैं बाजार के लिए। भारत के लिए तो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ नहीं, देखते हैं कि क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगले 1-2 दिन क्रूशियल होने वाले हैं। निफ्टी बैंक भी मैं जोड़ देता हूं। निफ्टी बैंक की भी जो कल रेंज रही काफी टाइट रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा। 310 अंकों की रेंज रही। और कल हमने देखा कि आखिर में जाते जाते एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक दोनों में कमजोरी रही है। एसबीआई 800 रुपए का लेवल छोड़ नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक या आईसीसी बैंक ऑलरेडी तेजी दिखा चुके हैं। एचडीएफसी बैंक निकला था 2,000 रुपए के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर निकल के कोई खास हम चाल देख नहीं रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। एक रेंज का ही कारोबार वहां पर भी देखने की उम्मीद है। जो सपोर्ट का लेवल है 56,500 का है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 57,200 का, और अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा 57,500 का। इसके बाद ही निफ्टी बैंक में भी कोई मूव देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी 1000 पॉइंट की रेंज है। और जब तक ये टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट नहीं होता है या फिर अर्निंग सीजन की शुरुआत नहीं होती, वहां से क्यूज नहीं आते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये 1000 पॉइंट की रेंज निफ्टी बैंक के लिए इंटैक्ट रहेगी। मानसी, बिल्कुल रेंज में रहेगा। और इनफैक्ट निवेशक और ट्रेडर भी इस वक्त सतर्क नजरिया ही अपना रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी अनिश्चितताओं के बीच ट्रिगर्स भी मिसिंग हैं और नतीजों के सीजन का इंतजार है, जो कि अब राउंड द कॉर्नर है। 1 या 2 सेशन में रिजल्ट्स जो हैं आईटीसीएस के साथ शुरू जरूर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो है नॉन डायरेक्शनल मार्केट, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सेशन प्रति सेशन एक रेंज बाउंड कामकाज देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत तो एटलीस्ट ऐसी हुई है, लेकिन ऐसे में फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? साथ ही स्टॉक वाइज खबरें ढेर सारी एक एक कर आ रही है। अब अगर आप देखेंगे क्वार्टरली अपडेट्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल से शुरू हो चुके हैं, उसके बाद अब एफएमसीजी, टाइटन, रियल एस्टेट के मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये सारी कंपनियों के अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो स्टॉक वाइज एक्शन कम नहीं है। ऐसे में आपकी रणनीति कहां पर होनी चाहिए? पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स को एडअप कर सकते हैं आप? ये सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अपनी एनालिसिस से आपको बताते हैं। इसी कड़ी में nimeshthakar.com के निमेश ठाकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया, और साथ ही एक कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। एशियन पेंट्स जब सीसीआई के रेडार पर आया था
हमने देखा था एक डिप जरूर नजर आया था, लेकिन तब आपने कहा था कि ये डिप जो है आगे बढ़ता नहीं दिखेगा। इन दैट सेशन इटसेल्फ हमने देखा था कि रिवर्स हो गया था और एशियन पेंट्स में मजबूती और वो तेजी अब भी जारी है। बताइए आपकी राय इस वक्त मार्केट पर क्या है, टेक्सचर कैसे देखते हैं, और हाँ, बाजार खुलने से पहले आपके स्टॉक्स भी बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। जरूर से मार्केट का टेक्सचर भी अभी तो अच्छा ही लग रहा है और एशियन पेंट का टेक्सचर भी देखिए तो एक बुलिश टेक्सचर ही बना है, क्योंकि चार्ट के ऊपर डबल बॉटम बना था। पर्टिकुलरली जो न्यूज फ्लो आया था, देखिए मानसी, अगेन ये टेक्निकल रिकमेंडेशन नहीं था, बट जो थॉट प्रोसेस थी एक लॉजिकल थी कि जहां पर ग्रासिम कंप्लेन कर रहा है कि एशियन पेंट्स हमको मार्केट में घुसने नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि उसका जो मार्केट शेयर, जो मार्केट में पिछले 2 सालों से एक न्यूज, एक नए कंपटीशन से आने से जो मार्केट में एशियन पेंट्स को एक करेक्शन दिया था या कंपटीशन के डर से एशियन पेंट्स को जो वैल्यूएशन मिलना था वो नहीं मिला था, वही डर एक जो है वो रिमूव होता दिख रहा था। और क्योंकि एशियन पेंट्स का जो मार्केट में होल्ड है वो इंटेक है, और यही मुझे लग रहा था कि यहाँ से स्टॉक जो है वो घूम सकता है। और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से रूरल रिकवरी है, सब कुछ है, तो एशियन पेंट्स आने वाले दिनों में टिल दिवाली काफी अच्छा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 2600 मुझे लग रहा है कि एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन पेंट्स के अंदर देखना चाहिए। पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड कारोबार है। व्यू अभिषेक भाई ने जो बताया वो काफी सटीक व्यू है, और मेरा व्यू भी सेम है कि अभी एक रेंज बाउंड कारोबार रहेगा और निफ्टी के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के जो है वो काम करना चाहिए। पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। कल के सेशन में भी अगर देखें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 2 to 3% की रैली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपके पिक्स क्या रहने वाले हैं? देखिए, अगर एफएमसीजी स्पेस से मैं ब्रिटानिया के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। ब्रिटानिया के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना है, और मेरा मानना है कि ब्रिटानिया के अंदर यहाँ से 6100 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से ब्रिटानिया के अंदर जो है वो बाय करना है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 5750 के आसपास का लगाना है, ये यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का, और ऊपर में 6100 तक के लेवल ब्रिटानिया में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ब्रिटानिया में हम लोग बाय करके चल सकते हैं। एक खरीदारी की राय, और हमने कल एफएमसीजी स्पेस पे जो एक खास रिसर्च पे किया था, जहाँ पे हम आपको बताए थे कि Q1 अपडेट्स में स्ट्रेंथ आ रही है और रॉ मटेरियल प्राइसेस, मलेशिया के जो पाम ऑयल प्राइसेस है उनमें भी गिरावट है, जिस तरह ऑपरेटिंग मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और ऑफ कोर्स HNI बाइंग बहुत सारे काउंटर्स में भी थे, ये हमने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन वायदे बाजार में कहाँ पे पोजीशंस होनी चाहिए, किस तरह वायदे बाजार जो है मूव कर रहा है, उसके सारे डिटेल्स जो है हमें पुलकित बताने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पुलकित, आपकी डेटा क्या सजेस्ट करिए? ऑफ कोर्स थोड़ी रेंज बाउंड डेटा है, एंड ऑफ कोर्स कल जो आपका स्टांस था शायद आज भी वही स्टांस रह सकता है, ज़रा बताएं क्या है। जी शरद जी, गुड मॉर्निंग। तो डेटा जैसे अभिषेक सर बता भी रहे थे कि मार्केट में 25,400 और 25,300 वो रेंज में बनेगी। ऑप्शन का डेटा भी वहीं पे कहता है कि वहाँ एक सपोर्ट है। पहले मैं डेटा पढ़ देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। इंडिया विक्स करीब 12.56 पर है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और कल परसों ये करीब 12.32 था, उससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि कल थोड़ा सा एक हलचल हुआ था, बट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं है। पीसीआर चेंजेस की बात कर लेते हैं तो निफ्टी का 0.79 है, कंफर्टेबल रेंज में है, बस 0.79 ये है, तो मतलब कॉल के ओपन इंटरेस्ट थोड़े से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट। फॉर बैंक निफ्टी इट इज़ 0.94, कंफर्टेबल रेंज, नो नीड टू मरी अबाउट इट। इंडेक्स फ्यूचर में अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो -1.39% आया निफ्टी के लिए, और जो ट्रेंड था वो शॉर्ट कवरिंग का था। मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात करें तो निफ्टी कॉल में 25,500 की स्ट्राइक प्राइस और पुट में 25,400 की स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस देखी गई। ट्रेंड जो था कॉल का वो कॉल राइटिंग का था और पुट का पुट राइटिंग का था। इसीलिए मैं कह रहा था कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन नहीं ले रहा है। नीचे वो 25,300 25,400 के आसपास सपोर्ट ले लेगा और ऊपर 25,500 25,600 के आसपास वो रेजिस्टेंस लेगा, तो इस रेंज में वो दबा हुआ है। हाईएस्ट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात कर ले निफ्टी में तो पुट में 25,000 है और कॉल में 26,000 है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो बैंक निफ्टी का है बहुत ही कम था, -0.08% का, और ट्रेंड जो था वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का था।
हाईएस्ट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात करें बैंक निफ्टी में तो पुट और कॉल दोनों ही तरफ 56,000 है। अगर हम लॉन्ग पोजीशंस को देख लेते हैं अब, तो एफआई की लॉन्ग पोजीशंस लगभग 28.25% के ऊपर है और डीआई की लॉन्ग पोजीशन 63.22% पे है और रिटेल की 56.98% के ऊपर है। एफ एंड ओ बैन में बात कर लेते हैं तो सिर्फ एक स्टॉक है जो एफ एंड ओ बैन में है, वो आरबीएल बैंक है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोई एक क्यू मिलेगा, चाहे वो ट्रेड डील हो या कुछ और, उसके बाद मार्केट मूव हो सकता है। दर्शकों को बता दें कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो ये भी एक हो सकता है बहुत बड़ा क्यू हो जाए, क्योंकि निफ्टी 50 में लगभग 11.5% आईटी सेक्टर का वेटेज है। तो अब देखते हैं आगे जैसा भी मूव होगा हम दर्शकों को बता देंगे। पुलकित, आज आरबीएल बैंक बाहर आ सकता है, संभावना है? अभी अगर ये 80% के नीचे गई इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो जाएगा, लेकिन अभी लगभग ये 85-86% है, 87%। 87, तो देखते हैं। बाकी अभी बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर कोई मूव आया तो हम जो 2:30 बजे का शो करते हैं उसमें दर्शकों को बता देंगे कि जैसा भी मूवमेंट हो। परफेक्ट, ठीक है। ये आपके लिए पूरी की पूरी तरह से वायदा बाजार में किस तरह की पोजीशन बन रही है और क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ऑप्शंस के आंकड़ों के लिहाज से आपको पुलकित ने बहुत ही बारीकी से समझा दिया। और आरबीएल बैंक ये बैन में है। बंधन बैंक के भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो भी 81% के आसपास है। देखते हैं, आज नजर रहेगी इस शेयर पर भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज के सत्र में आप खबरों के दम पर कहां पर कमाई कर सकते हैं। स्टॉक्स की न्यूज शरद से समझते हैं। शरद, आज भी जो अधिकता होगी वो तो सारे अपडेट्स की होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं। और अब जो है लार्ज कैप कंपनीज के भी आ रहे हैं, मिड कैप के भी आ रहे हैं, और अब जो है फ्लेवर चेंज हो रहा है थोड़ा। कंजम्पशन के अलावा रियल एस्टेट पे भी नजर है और इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। अच्छा, बताइए। टाइटन की बात करते हैं तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। 18% ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ आया है। और कंपनी की कमेंट्री की अगर हम बात करें तो गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी जो है वो जो है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए जो छोटे मझौले ज्वेलरी कंपनीज हैं उनका ग्रोथ रेट 25 से 40% हुआ है। वैल्यूएशंस पे भी सवाल है, तो टाइटन स्टॉक क्रैक कर सकता है दिन के ट्रेड में। टाटा मोटर्स की बात करें तो लार्जली न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स है। जेएलआर के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कंपनी ने कहा था कि उन्होंने जो है यूके के जेएलआर शिपमेंट जो यूएस जाने वाले थे उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि टैरिफ का अभी भी क्लैरिटी नहीं आया है। तो ये ऑलरेडी नोन था बाजार में और ये फैक्टर्ड इन है। तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिल रहा है स्क्रीन में। मैक्रोटेक डेवलपर्स के जो है अच्छे नतीजे आए हैं। प्री सेल्स 10% ऊपर है, कलेक्शंस भी 7% ऊपर है। नेट कंपनी की बुलिश कमेंट्री उनके लॉन्चेस में भी देखने मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक मिले जुले नतीजे आए हैं। डिपॉजिट्स, एडवांसेस, ये सारे जो नंबर्स हैं आप देखेंगे, आप कह सकते हैं 14 से 15% का ग्रोथ पे। तो लार्जली इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको कोटक से मिलेगा। ऑयल गैस स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव है, जहां पे एक बड़ी रिलीफ आ रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, खास करके ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के। और यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कंपनसेशंस भी दे सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे, अलग अलग आइटम्स पे। वही जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बात करें तो इनको लगभग 740 करोड़ का एक जो है ऑर्डर आया है नेताजी सुभाष डॉक कोलकाता के लिए, और ये स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर रहेगा। केमिकल स्पेस में भी अगर बात करें तो नवीन फ्लोराइन पे नजर रखिएगा। 750 करोड़ रुपए का जो है QIP है और इसका फ्लो प्राइस लगभग 4800 रुपीज़ का है, लगभग 5% डिस्काउंट पे सेबी के मैंडेट पे। AMC स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। सेबी ने प्रपोज किया है कि जो बिजनेस एक्टिविटी रेगुलेशंस है उसको ईज करने वाले हैं और ये जो है नए म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स AMC स्टॉक्स पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। और हमने देखा भी हाल ही में जो है AMC स्टॉक्स में बाइंग आ रही थी और ब्रोकरिंग अपग्रेड्स भी जो है बाजार में बात चल रही है कि AMC स्टॉक्स की हो सकती है। SRF भी एनुअल रिपोर्ट के कारण जो है स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देखने मिला है। टेक्निकल एनालिस्ट ने भी जो है हमारे ईटी नाउ स्वदेश में बहुत कॉल्स दिए थे इस कंपनी के बारे में। कंपनी जो है ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड दोनों एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। जो डी बॉटलनेकिंग का एक्सरसाइज हुआ है केमिकल स्पेस में, उससे इनका 30% का कैपेसिटी जो है बढ़ गया है। और आखिर में शोभा की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स कहेंगे कि इनलाइन सेट ऑफ अपडेट नंबर आया है। सेल्स वैल्यू लगभग 11% ऊपर है, 2000 करोड़ के आंकड़े के ऊपर गई है। तो अभिषेक, रियलिटी स्पेस के अपडेट्स ऑपरेशनल अच्छे आए हैं। टाइटन और कोटक दोनों ने मिक्स कहा है ओवरऑल, लेकिन वीक कुछ नहीं आया है। वीक कुछ नहीं है, ये अच्छी चीज है। शरद, टाइटन का भी मिक्स्ड ही है, नेगेटिव नहीं है ना? मिक्स्ड है ना टाइटन? मिक्स्ड नंबर्स है, लेकिन याद रखिए जो छोटे मझौले प्लेयर्स हैं जो हम ट्रैक नहीं करते लेकिन उसके आंकड़े हमको पता है 25 से 40% बढ़े हैं। बट टाइटन का बेस और साइज स्केल भी तो बड़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन वही है मार्केट्स ग्रोथ को भी रिवॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर बिजनेस की अगर हम ग्रोथ की बात करें Q1 की तो 20% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। जो स्टोर जोड़े हैं टाइटन ने 10 स्टोर जोड़े हैं।
डोमेस्टिक कारोबार की ग्रोथ की बात करें तो 19% की ग्रोथ वहां पर भी है, और ज्वेलरी की ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 18% पर ये है टाइटन में। थोड़ा सा मिक्स सेट ऑफ अपडेट्स हैं टाइटन की तरफ से। वर्टिकल्स कई सारे हैं, आईवेयर भी उसमें है, उसमें वॉचेस भी है, उसमें ज्वेलरी भी है। तो टाइटन का थोड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ जो उनका कारोबार आता है वो ज्वेलरी से आता है, करीब 70-80% आता है ज्वेलरी से। शरद, हाँ सर, जो एसओटीपी वैल्यूएशन अगर आप करेंगे ना तो 80% तो मान के 80% ज्वेलरी से है। हाँ हाँ, एसओटीपी वैल्यूएशन से। ठीक है निमेश जी, एक टाइटन पर आपसे व्यू चाहिए। टाइटन हमने देखा कि जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा भी रहे थे ना तो टाइटन बहुत ज्यादा गिरा नहीं था। हमने स्टॉक को अच्छे से सपोर्ट लेते हुए देखा था। टाइटन, इस अपडेट के बाद आपका व्यू क्या है और आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जो 21 ईएमए का सपोर्ट है वो अराउंड 3580 3600 के आसपास जो है वो आ रहा है। तो अगर यहाँ से 2-3% की गिरावट आज के न्यूज के बाद मुझे लग रहा है कि आ सकती है। अगर 3600 के आसपास आता है तो टाइटन वुड बी ए गुड बेट, क्योंकि देखिए कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह से फेस्टिव सीजन भी अभी स्टार्ट हो रहा है तो ऑल ओवर आउटलुक जो है वो बुलिश है। और मेरा मानना है कि कोई भी अगर गिरावट आती है आज के न्यूज के बाद तो वहां पर बाय करके ही चलना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है टाइटन के लिए। टाइटन के बाद बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक और कंपनी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हमने देखा कि इसको लेकर ना मतलब जेएलआर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। अब जेएलआर को कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो थोड़ी सी हमने गिरावट देखते भी हम शेयर में। 700 रुपए के ऊपर तो निकला, लेकिन 700 रुपए के ऊपर अब ये शेयर बढ़ नहीं रहा है 550 तक गिरने के बाद। अपडेट जो आए हैं वो हम देख रहे हैं कि सेल्स इनकी डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर 11%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि पिछली तिमाही से 22% जेएलआर की। तो ये थोड़ा सा एक टेंशन तो है। और दूसरी चीज ये है कि भारत और अमेरिका के बीच अभी टैरिफ को लेकर नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। जेएलआर का एक्सपोजर भी है, हालांकि मेजॉरिटी उनकी जो शिपमेंट होती है वो यूके से होती है वहां पर, तो अलग तरह से उसका कैलकुलेशंस होता है। लेकिन टाटा मोटर्स पर आपका क्या व्यू है निमेश जी? अब ये शेयर चल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि जो इस उम्मीद में थे कि चले तो फिर हम इसमें से एग्जिट का अपॉर्चुनिटी खोजें। अब तो लोगों का पेशेंस भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है इसमें। ठीक है, अभी तक मेरा मानना है कि टाटा मोटर का अगर आप देखें तो मेजर रेवेन्यू जो ग्लोबल बिजनेस से आता है, और हम लोग जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक लॉजिकल है कि टाटा मोटर में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइना और यूएस दो ऐसे मार्केट है कि जहां से कंपनी की बड़ी रेवेन्यू आती है। चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टरिंग हो चुके हैं, स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड जो है वो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, डाउनसाइड यहाँ से मुझे बहुत बड़ी नहीं लग रही है। हाँ, मैटर ऑफ टाइम है, कंसोलिडेशन चल रहा है, कब ब्रेकआउट आएगा पता नहीं, बट मेरा मानना है कि ऑल ओवर 720 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक 720 के नीचे ऊपर नहीं निकलता है तब स्टॉक तो एक रेंज के अंदर ही घूमेगा। तो यहाँ से आपको एज ए बाय करना है तो मैं मान सकता हूँ कि एसआईपी मोड में आप बाय कर सकते हैं, या जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आपको और 6 से 12 महीने तक का जो है वो टाइम देना पड़ेगा स्टॉक के रिकवरी के लिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाटा मोटर को अवॉइड कीजिए। 720 के ऊपर निकलता है देन एंड ओनली यू कैन बाय फॉर मोमेंटम प्ले। मोमेंटम प्ले पे जो है नज़र रखेंगे, टाटा मोटर्स पे वेट एंड वॉच की राय है निमेश जी से। लेकिन चलिए अब राज जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग राज सर, आपने जो है पढ़ा सेबी का एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आया था कल, जहाँ पे ऑफकोर्स वायदे बाजार में देखे तो ऑलमोस्ट 91 पीपल लूज मनी अगर 100 पीपल का जो है सैम्पल साइज रहता है, और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस आया है। तो बहुत वॉलेटाइल रहता है ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो राज जी इस सेगमेंट के बारे में बताओ, और इस रिपोर्ट के बारे में भी आपने अगर पढ़ा है तो क्या आपकी राय रहेगी? तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो पहले भी यही था, और पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि एफएनओज में जो मेजॉरिटी ऑफ द जो यूजर्स है, ट्रेडर्स है, वो उनका जो पैसा है वो उन लोग गवाते ही है। तो हमारा भी मानना यही है कि जब तक आपके पास मतलब प्रॉपर नॉलेज या नहीं हो, मतलब कैसा है कि लोग जब बातें करते हैं एक दूसरे से कि हमने इसमें इतना कमाया, इतना वो हमारा जो बिजनेस हुआ ट्रेड बुक का, एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली वो लॉस में हो जाता है। भले आपका जो
वॉल्यूम साइज होता है बुक का वो बढ़ते जाता है, बट एट द एंड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें लॉस हो जाता है। तो हमारी भी मानना जो यही है कि जब तक आप इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो भी है उनको अगर इस पे नॉलेज नहीं है एफएनओ में, तो बेटर यही होगा कि आप इसको छोड़ के जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो एसआईपी का जो माध्यम है जो काफी बहुत अच्छा है, आप लमसम भी कर सकते हो, आप मंथली जब आपको करना हो तभी आप कर सकते हो। तो ओवर द लॉन्गर टर्म होराइजन अगर हम देखेंगे तो उसमें जो रिटर्न्स मिलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू एफएनओ ट्रेडिंग में। तो आपसे यही हमारा सवाल यही है कि पूछना था। रिटेल इन्वेस्टर्स को यही हमारी सलाह हाँ है। राज आपसे यही सवाल पूछना था, आपने यही मेरा पॉइंट पकड़ा है एएमसी स्टॉक्स को लेके। आपने एसआईपीस पे बात की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बात की, और मेरा यही बात था कि अगर एफएनओ ट्रेडिंग नहीं करे और आप नए हैं तो एसआईपी के रूट के जरिए भी, म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये एएमसी स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको किस तरह लग रहा है ये स्पेस? रेगुलेशंस भी थोड़े इंप्रूव कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, अब थोड़े ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आने लगे हैं, तो एएमसी स्टॉक्स पे आपकी क्या टिप्पणी रहेंगी? करेक्ट। आप असेट मैनेजमेंट का आपने जैसे कि बिल्कुल सही तरीके से बताया कि जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे उसमें भी काफी ईजनेस आ रहा है। कल भी मैंने पढ़ा था कि एएमसी पे कुछ आया था कि जो सेबी एज अ दूसरे टीम को लेके उनका जो ग्लोबल फंड को है वो भी उनको कारोबार करने में मदद कर सकते हैं। तो एएमसी स्टॉक्स में डेफिनेटली एएमसीज में अगर आप कैपिटल मार्केट थीम जो हमारा है हम उसमें लगातार हमारा जो व्यू पॉइंट है वो काफी पॉजिटिव ही है। और ओवर द जैसे अगर हम इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें और उसमें अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो टिपिकल आई गेस 5 to 6% का ही पेनिट्रेशन है इन इंडियन मार्केट्स। तो अगर हम देखेंगे कि सब जब बात कर रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल काफी बेहतर है और आपका जो डेकेड है वो इंडिया को बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे 5 to 7 के बेसिस पे और जहां डेवलप कंट्रीज का जो पेनिट्रेशन है दैट इज क्लोज टू 20-25%, तो वी सी ह्यूज पोटेंशियल। और डेफिनेटली कोई भी एएमसी या कोई भी ब्रोकिंग स्टॉक्स में अगर आप निवेश करोगे, हमारा मानना ये है कि आपको रिटर्न्स डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, एएमसी स्टॉक्स पे जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑफ कोर्स जियो, ब्लैक रॉक, एएमसी भी 17,800 करोड़ एनएफओ के जरिए जुटाए हैं, और कल एएमसी का डेटा भी आने वाला है आपके जून मंथ को लेके। लेकिन चलिए, ब्रोकरेजेस में कहाँ एक्शन मिल रहा है वो सारी डिटेल्स जो है हमें आशीषा बताएंगी। बिल्कुल, ब्रोकरेज हाउसेस में सबसे पहले एएमसी से ही शुरुआत करेंगे। अभी मेहमानों से भी हमने चर्चा की। एंटी की रिपोर्ट आई है, तीनों एएमसी स्टॉक्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। एचडीएफसी एएमसी खरीदारी की राय 6,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। निपॉन लाइफ एएमसी और यूटीआई एएमसी तीनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एंटी का मानना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी अगले कुछ सालों तक अच्छे खासे सीएजीआर पर ग्रो कर पाएगी। उनका मानना है कि 15% का सीएजीआर टोटल एयूएम में और 20% का सीएजीआर एक्टिव एक्विटीज एयूएम ग्रोथ में रिपोर्ट कर पाएगी। तो इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव, जिसके चलते तीनों ही एएमसी काउंटर्स पर उन्होंने खरीदारी की राय रखी है। इसके अलावा कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए रियल एस्टेट सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, और उसके दम पर भी कई सारी रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले फीनिक्स मिल्स से शुरुआत करेंगे। नोवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय 1907 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 12% का सालाना आधार पर रिटेल कंजम्पशन ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया पहली तिमाही में। उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। और होटल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो फीनिक्स मिल्स पर खरीदारी की राय नोवामा ने अभी भी रखी है, 1907 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इस रिपोर्ट के चलते इस सेक्टर पर भी आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा इसी सेक्टर पर नज़र डालते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स की एक रिपोर्ट आई है। नोवामा ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 1619 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि करीब 10% का सालाना आधार पर रिटेल सेल्स ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया पहली तिमाही में। कलेक्शंस में 7% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, और उनका मानना है कि पूरे साल का जो रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो कंपनी अचीव भी कर पाएगी। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स खरीदारी की राय टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 1582 रुपीज़ प्रति शेयर से बढ़ाकर अब 1619 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा एसआरएफ की बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, खरीदारी की राय 3700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य एसआरएफ ने रखा है। उनका मानना है कि FY25 वित्त वर्ष 2025 में अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। कैपेक्स प्लान्स भी 2200 से 3000 करोड़ तक के कंपनी के कैपेक्स प्लान्स हैं, और उनका मानना है कि
ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो कंपनी ने पहली तिमाही में रिपोर्ट की है वो पूरे साल कंटिन्यू भी हो पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट एसआरएफ पर मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी की राय रखी है और इसी के दम पर स्टॉक में आज एक्शन दिख सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में एएमसीज और एसआरएफ जैसे काउंटर्स तो शामिल हैं ही, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर खास तौर से नजरें जा रही हैं। फीनिक्स मिल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, शोभा, इन तमाम के क्वार्टरली अपडेट्स जो इनके सेल्स के अपडेट्स हैं नतीजों से ठीक पहले आए हैं और इन्हीं अपडेट्स के ठीक बाद ये सारी ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की ही अगर बात करें, जून तिमाही में कंपनी के प्री सेल्स में करीब 10% की बढ़त देखने को मिली है। 4,450 करोड़ तक का ये जाती हुई दिखी है और कलेक्शन में भी 7% का इजाफा है और इसके अलावा भी नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रही है कंपनी। निमेश, आपसे जानना चाहेंगे, मैक्रोटेक डेवलपर्स, फीनिक्स मिल्स, शोभा लिमिटेड, वैसे तो इन तमाम के ब्रोकरेज इन तमाम के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, लेकिन अपडेट्स की अगर बात करें इसके ठीक बाद न्यूवामा के फोकस रेडार पर मैक्रोटेक और इसके साथ साथ फीनिक्स मिल्स भी हैं। फीनिक्स के लिए 1907 के टारगेट्स न्यूवामा रिपोर्ट से जा रही है और मैक्रोटेक डेवलपर्स में इन्होंने टारगेट जो दिए थे उसे रिवाइज कर दिया है। 1376 के लेवल्स पर कल % के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था और अब न्यूवामा का ये मानना है कि 1619 तक भी जा सकता है। टेक्निकली चार्ट्स पर दोनों स्टॉक्स कैसे नजर आते हैं? देखिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल से 1530 से हम लोगों ने एक अच्छा करेक्शन देखा है और 100 डेज की एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके कल स्टॉक में एक रिकवरी देखिए। एक ट्रेंड रिवर्सल साइन जो है वो डेली चार्ट्स के ऊपर बन रही है, हालांकि वॉल्यूम का सपोर्ट जो है वो नहीं है। तो मेरा मानना है कि सपोर्ट एरिया है, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है, बट ऑल ओवर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है ऊपर में 1630 की जगह पे मेरा मानना है कि अगर 1550 तक आता है तो जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बार बार ये लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और स्टॉक में हम लोग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग दे रहे हैं। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है और सपोर्ट एरिया है, मल्टीपल रिस्क रेशियो बुलिश है बुल्स की फेवर में, तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। 1550 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शॉर्ट टर्म बेसिस 1550 के लेवल्स और ये लेवल्स जो हैं ये दिखने पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय। निमेश, कोई स्टॉप लॉस तो जाना चाहेंगे आप? देखिए, स्टॉप लॉस की बात करें तो ये सपोर्ट एरिया है, मेरा मानना है कि 1290 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जो है, थोड़ा दूर का सपोर्ट है, बट 1290 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जो है वो लगाना चाहिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा पर ये एक राय आपको मिलती हुई। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर हैं तो 1550 के लेवल्स देखें, उसके बाद फिर से एक बार रिविजिट करेंगे। हालांकि रिपोर्ट से मानती है कि 1600 और उसके ऊपर के लेवल्स भी इसमें नजर आ सकते हैं। दमखम रखता है 1600 के ऊपर भी ट्रेड करने के मैक्रोटेक डेवलपर्स। आगे बढ़ेंगे, हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ अमोल आठवले जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज से। अमोल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से ही शुरुआत करना चाहेंगे। बाजार खुलने से पहले आपकी नज़र कहां पर है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूँगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 953 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1020 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 925 का। ओवरऑल एक रैली के बाद मेटल में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। अगर जिंदल स्टील के बारे में अगर हम बात करते तो स्टॉक ने कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रखा है और वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो रिवर्सल के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है 925 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 1435 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1500 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1405 का। ओवरऑल भी बैंक निफ्टी काफी कंसोलिडेट हुआ है। मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होता है तो बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें से प्राइवेट बैंक में आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक लग रहा है। 1405 सपोर्ट है, अगर उसके ऊपर रहता है तो पोजिशनली 1500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। सो जिंदाल स्टील, जेएसपीएल एक है और इसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल से आईसीआईसीआई बैंक 1500 के लेवल्स के ऊपर एक बार इसे रिविजिट भी करेंगे। 1500 तक के लक्ष्य, 1405 का स्टॉप लॉस। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव लेकर हाजिर होंगे, आप बने रहिए।
था फिर से 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी दवे। बाजार के लिए संकेत थोड़े से कमजोर हैं अमेरिका से। घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी 30 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या ट्रंप के टैरिफ के चलते थोड़ा डरना है, थोड़ा कॉशियस रहना है, या फिर इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक्स पर करना है फोकस? ये स्ट्रेटजी आपके लिए हम बनाएंगे और कुछ बढ़िया शेयर थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे 9 के नवरत्न, जहां पर आपकी कमाई हो जाएगी सुनिश्चित। लेकिन उसके पहले केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। 1 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का नया रेसिप्रोकल टैरिफ। साउथ कोरिया, जापान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस सहित 14 देशों पर लगाया 25% से 40% तक का टैरिफ। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 30 अंक गिरकर 25,500 के पास, लेकिन जापान के बाजार निक्कई में करीब 150 अंकों की तेजी। चीन, हांगकांग और कोरिया के बाजारों में भी आधे % से 1% तक की तेजी। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की बेहद डराने वाली रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025 में एफएनओ ट्रेडर्स के डूबे 1 लाख करोड़ रुपए। हर 100 में से 91 ट्रेडर्स की जेब हुई खाली। जून तिमाही में टाइटन का कंज्यूमर बिजनेस 20% बढ़ा, वहीं घरेलू बिक्री में 19% की ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस में 49% की जोरदार बढ़ोतरी। जून में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोडक्शन 20% बढ़कर 83,435 यूनिट रहा, वहीं बिक्री 14% बढ़ी। एक्सपोर्ट में 1% की हल्की बढ़त। ट्रंप के टैरिफ से Q1 में JLR का रिटेल वॉल्यूम 15% घटकर 94,420 यूनिट रहा, वहीं होलसेल वॉल्यूम करीब 11% घटकर 87,300 यूनिट पहुंचा। जून तिमाही में मैक्रोटेक डेवलपर्स की प्री सेल्स 10% बढ़कर 4,450 करोड़ रुपए पहुंची। कलेक्शंस भी 7% बढ़े। कंपनी ने 22,700 करोड़ रुपए के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के 5 प्रोजेक्ट शुरू किए। Q1 में कोटक बैंक के कुल डिपॉजिट 14.5% बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार। नेट एडवांसेस भी 14% बढ़े। सालाना आधार पर कैसा अब 8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को 740 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए मिला LOA। कोलकाता पोर्ट पर कंटेनर बर्थ बनाएगी कंपनी। तेल गैस सेक्टर में विदेशी निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत। लीज या कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर मुआवजा दे सकती है सरकार। ET नाउ एक्सक्लूसिव।